हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसी पर चर्चा करूंगा। कई बार मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आप सभी लोगों को पता है कि पहलगाम के बाद पहलगाम में जो वहां के टीआरएफ ने जिम्मेदारी लिया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि लश्कर तैयबा का ही मुखौटा है। कहा जाता है जो भी है, पाकिस्तान समर्थित दो आतंकवादियों ने ब्लैंक पॉइंट रेंज से वहाँ सैलानियों की हत्या की थी, जिसमें 26 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। उसमें भी उनके धर्म पूछे गए और पुरुषों को अलग किया गया। पत्नियों के सामने पुरुषों की हत्या की गई। इसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर भी निजी स्वार्थ से ऊपर उठ नहीं पाए देश। और चीन तो खुल करके पाकिस्तान के साथ रहा। चीन को ये खतरा है कि भाई भारत कहीं ऐसा ज़्यादा ताकतवर हो गया तो चीन के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चीन सीमा पर भारत से निपटने की तैयारी में लगा रहता है। पूर्वी लद्दाख में उसने अपने लगभग 50,000 सैनिकों को डिप्लॉय किया था। भारत ने भी मैचिंग रिस्पांस दिया और लगभग 56,000 सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया। भारत के पास भी लगभग 14 लाख की फोर्स है। खैर, आज हम इस वीडियो में डीजीएमओ रैंक की चर्चा करेंगे। भारत ने पहले, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, पाकिस्तान के हार्ड में घुसकर, पंजाब में घुस कर के 4 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। 5 आतंकवादी शिविर तो पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। वहां जाकर के प्रहार के, यानी एक साथ 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का दावा किया भारत ने। पाकिस्तान एक मामले में तो एक्सपोज हो ही गया कि आतंकवादियों से उसकी साठ गांठ है, और वहाँ जो सेना चाहती है वही होता है। खास करके आर्मी चीफ जो चाहता है वही नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ करते हैं, और प्रधानमंत्री भी वही करता है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में फेमसली मुल्ला मुनीर या मुल्ला जनरल कहा जाता है, क्योंकि वो आर्मी स्कूल, आर्मी एकेडमी के प्रोडक्ट नहीं है। वो वास्तव में एक सेमिनरी के प्रोडक्ट हैं, जो शुरू शुरू में एक मकतब, या आप कह लीजिए कि एक मकबरे के रूप में था। और वहाँ उनके पिताजी पढ़ाया करते थे मदरसे में, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि मदरसे के प्रोडक्ट हैं। लेकिन मदरसे से भी आगे जा कर के उन्होंने केवल टू नेशन थियरी को आत्मसात किया है, जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया जाता है। तो जब भारत ने उनके 9-10 की मध्य रात्रि को के बाद, जब भारत ने उनके हवाई अड्डों को चकनाचूर कर दिया, हवाई अड्डों को नष्ट करना शुरू कर दिया, 11 हवाई अड्डे ऐसे बताए जाते हैं, तब पाकिस्तान को अकल आई और उसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉल किया। तो इसी डीजीएमओ के संबंध में ही हम चर्चा करेंगे। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग होते हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के बाद 3 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आर्मी चीफ के मर्जी से ही रखे जाते हैं, जो लोग जिसके प्रमुख। पहला है डीजीएमओ। डीजीएमओ डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का व्यक्ति होता है, जो कि डायरेक्टर जनरल होता है मिलिट्री ऑपरेशंस का। उन्होंने भारत के मिलिट्री जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को फ़ोन किया, यानी थल सेनाध्यक्ष डीजीएमओ की जो भूमिका घई साहब जो भूमिका निभा रहे हैं, पत्रकार वार्ता में भी आए थे। तो उनको फ़ोन किया कि भाई वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और युद्ध विराम करना चाहते हैं, जैसा कि मीडिया में आ रहा है। इसके बाद से पाकिस्तान में दूसरा जो महत्वपूर्ण पद जो कि सेना की मर्जी से स्थापित होता है, वह है आईएसआई प्रमुख, और तीसरा आईएसपीआर का डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल। ये तीनों लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के पोस्ट होते हैं, और तीनों जगहों पर वहाँ की सेना की मर्जी से ही लोग अपॉइंट होते हैं, यानी उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो वहाँ थल सेना प्रमुख के वफादार हों। जैसे वहाँ आसिम मुनीर के वफादार हों पाकिस्तान में।
आसिम मुनीर एक वो वास्तव में आसिम मुनीर सरकार से डरते हैं, इसीलिए सरकार पर परवेज मुशर्रफ की तरह से अपना अंकुश बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि भाई पाकिस्तान में सत्ता का खेल अजीब निराला है, कोई दूसरा आर्मी चीफ आ गया, ये तो इमरान खान की आंखों की गिरगिरी थे, लेकिन अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ आ गया तो कहीं ऐसा ना हो इमरान खान को फेवर करने वाला हो और प्रधानमंत्री उसी को नॉमिनेट करे अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में। इनका कार्यकाल पूरा हो भी चुका है, ये उसका एक्सटेंशन चाहते हैं, दूसरे शब्द में उसका विस्तार चाहते हैं। इस वजह से भी भारत को कमज़ोर करना चाह रहे थे। वैसे भी ये पूरी तरह से मौलवी हैं और इनको इंसानों के जानों की कीमत नहीं पता है, या उससे इनको मुँह माया नहीं है। इनको बस रक्तपात करना है, किसी भी तरह से रेलिवेंट बने रहना है, जिससे उनको एक्सटेंशन मिल जाए, या वो पाकिस्तानी सत्ता पर परवेज मुशर्रफ की तरह से प्रेसिडेंट बन कर के बैठ जाए। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ इसमें प्रधानमंत्री हैं, वो कठपुतली हैं आसिम मुनीर के, जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं। जो आसिम मुनीर चाहते हैं वही पाकिस्तान में होता भी है। बहरहाल डीजीएमओ के बारे में हम बता रहे थे, ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के व्यक्ति होते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और इन्होंने आपस में वार्ता करके सीज फायर किया है। इसकी सूचना डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, 5 बजे से होना था सीज फायर युद्ध विराम, तो जबकि 4:45 पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें लिखा कि दोनों देशों के लिए खुशखबरी है। दोनों देश के राजनेताओं ने सूझबूझ के साथ परिचय दिया है कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हो गई और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। इस तरह से उसका वो श्रेय लेना चाहते थे। अमेरिका ने इन दोनों को की काफ़ी मान की, यानी वो पैरिटी भी स्थापित करना चाहते थे, पाकिस्तान और भारत को बराबरी पर रखना चाहते थे। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की आए भारत के डीजीएमओ के सामने, तब जा कर के यह युद्ध विराम हो पाया। भारत बार बार कह रहा है भाई ये युद्ध था ही नहीं, तो युद्ध विराम कैसा? अगर भारत इसे युद्ध डिक्लेयर करता तो अनुच्छेद 352 के कुछ प्रावधान, जो वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर भारत में आपातकाल लगाने की व्यवस्था करता है, तो आर्म्ड रिबेलियन को हटा दीजिए, वार जहाँ है वहाँ एक्सटर्नल एग्रेशन होगा ही होगा। तो वार भारत ने घोषित नहीं किया, पाकिस्तान ने भी घोषित नहीं किया, इसलिए इसे अधिक से अधिक कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जा सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही भारत और पाकिस्तान लगभग 3 दिन तक, यानी 84-85 घंटे भिड़ते रहे। 3 दिन से ज़्यादा। अब एक दिन, जिस दिन 7-8 की 6-7 की रात को, यानी पहलगाम घटना के 15वें दिन जब ये घटना घटी थी, जब आतंकवादी 9 शिविरों को भारत ने राफेल का प्रयोग किए करके बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस किए हुए, बल्कि एलओसी भी क्रॉस नहीं किया था, इधर ही था, उसने स्काल्प और हैमर मिसाइल से पाकिस्तानी आतंकवादियों के परकच्चे उड़ा दिए। उसमें कई प्रमुख आतंकवादी मारे भी गए। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि आप ये जान लीजिए कि भारत में भी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है, पाकिस्तान में भी होता है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का व्यक्ति होता है। अब ये 3 स्टार होता है जनरली। 4 स्टार तो जो आर्मी चीफ है, या जो एयर फोर्स चीफ है, या जो नेवल चीफ है, वही होता है। जैसे भारत में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, एयर फोर्स चीफ एपी सिंह साहब हैं, और नेवल एडमिरल जो होता है नेवल चीफ, वह दिनेश त्रिपाठी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। तो ये लोग 4 स्टार जनरल कहे जाएंगे, लेकिन इनके नीचे सब जगह लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ही लोग होते हैं। वो आ भी रहे थे प्रेस वार्ता में, जिसमें घई साहब आ रहे थे जो डीजीएमओ हैं, AK भारती साहब आ रहे थे जो कि एयर ऑपरेशंस के चीफ हैं, ये भी एयर वाइस मार्शल रैंक के व्यक्ति हैं,
और तीसरा एक प्रमोद जी आ रहे थे जो कि नेवल ऑपरेशंस के चीफ थे, वो भी वाइस एडमिरल रैंक के अधिकारी थे। यानी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग किया। उस प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार डीजीएमओ पाकिस्तान के जो थे उन्होंने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और कई देशों के का दबाव भी इसमें था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चीन की सीधी एंट्री से पाकिस्तान ने सोचा भाई हमारा काम तो हो ही गया है, अब क्यों ना इसको युद्ध विराम या टेम्पोरेरी हाल्टेज या जो भी नाम दिया जाए कर लिया जाए, जिससे भारत में निर्दोष लोगों की हत्या ना हो, निर्दोष लोग ना मरे। उधर पाकिस्तान को ही लगा कि भाई हमारे प्रहार को भारत रोक दे रहा है, मार गिरा दे रहा है, भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा और भारत ने जवाबी कार्रवाई में हमारे 11 हवाई अड्डों को तबाह कर दिया है, तो क्यों नहीं भारत के साथ सीज फायर कर ही लिया जाए। वह दुनिया के तमाम देशों से तो 7 तारीख से ही घिघियाना शुरू कर दिया था कि भारत को रोको, भारत को रोको। पहले ये खबर आई थी कि भारतीय नेवी ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया है, लेकिन हमला सीमित था। कराची बंदरगाह पर अभी भी पाकिस्तानी एक्टिविटी चल रही थी। जो भी हो, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत के बाद ही यह युद्ध विराम किया गया। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री स्तर पर कोई बातचीत हुई या किसी रिप्रेजेंटेटिव स्तर पर कोई बातचीत हुई तो ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर हुई। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये केवल युद्ध स्थगित हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट स्थगित हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान और भारत के बीच के जो संबंध हैं वो अभी भी खटास भरे हैं और भारत कभी भी, चूँकि इसने एक्ट ऑफ टेररिज्म को, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वार मान लिया है, तो भारत कभी भी पाकिस्तान से भिड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और भारत उसका जवाब देगा। ये तीसरा स्ट्राइक था जिसमें पाकिस्तान के दिल कहे जाने वाले पंजाब प्रांत में भारत ने घुस करके लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया। इसी प्रकार से पीओजेके में सैयद सलाउद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन को नष्ट किया। दूसरे शब्दों में पंजाब में मुख्य रूप से हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को नष्ट किया गया, जबकि पीओजेके में मुख्य रूप से वहाँ सैयद सलाउद्दीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया गया। दूसरे शब्दों में उन्होंने जो संगठन, आतंकवादी संगठन बनाया है, उसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन, तो हिजबुल मुजाहिदीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया गया। इससे एक कड़ा संदेश भारत ने पाकिस्तान को देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान बार बार आणविक धमकी दे रहा था कि अणु बम का हम इसलिए परमाणु बम रखे हुए हैं, परमाणु बम हम चला देंगे, परमाणु बम हम चला देंगे। इसी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया भाई कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, यानी युद्ध विराम न का करके आपका ये टेम्पोररी स्थगन, टेम्पोररी पोस्टपोनमेंट जो हुआ है, दोनों देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी वह कब शुरू होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, किंतु आगे जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। धन्यवाद।